टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन आपकी पॉजिटिविटी, आपकी गुड एनर्जी और आपके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का मुंतज़र है। डिसिप्लिन हम लोगों की ज़िंदगी से जाता जा रहा है। हम लोगों ने हर चीज़ बहुत ही हैज़र्ड कर दी है। इसकी क्या वजह है? हम लोग रोज़ाना सोचते हैं कि यार बस हम 9 बजे तक घर आ जाएंगे, लेकिन आते आते 10:30 बज ही जाते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं यार, आज मैं मगरिब तक खाना खा लूँगा, मैं तकरीबन 10:30-11 तक सो जाऊँगा, लेकिन सोते सोते 2 बज जाते हैं। इसकी क्या वजह है? हम लोग अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन के साथ क्यों नहीं गुजार पा रहे? इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शन। हमारी ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और हम दिल के हाथों मजबूर वो लोग हैं जो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कल से कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आती और हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो डिसिप्लिन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ आप प्लान करें और अगर आप उसको टाइम कर लेते हैं कि यार ये वक्त, इस वक्त पे मैं ये चीज़ करूँगा और इस वक्त पे मैं ये चीज़ करूँगा, तो आप प्लीज़ यू शुड मेक श्योर कि आप उसी टाइम पे वो चीज़ें करें। और कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा हे वायर हो जाते हैं कि नहीं यार चलो वो तो रिश्तेदारों की शादी थी, इस वजह से देर हो गई, लेकिन आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपकी जो बॉडी है उसको रोज़ाना रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। और रिपेयरिंग बॉडी की उसी वक्त होती है जब आप सोते हैं, और जब आप सोते हैं और अगर आप कम सोते हैं तो बॉडी आपकी रिपेयर नहीं करती। और वैसे भी ज़िंदगी में अगर आपकी डिसिप्लिन की कमी होगी तो आप बहुत सारे गोल्स अचीव करने से रह जाएंगे। आपका जो अगला दिन है वो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, आप अगले दिन अच्छा महसूस नहीं करेंगे। और एक चीज़, सारे जितने भी सर्वेज होते हैं, पर्सनालिटी सर्वेज, उनके मुताबिक ये देखा गया कि जितनी भी लोगों की पर्सनालिटीज़ होती हैं वो ख़राब उसी वक्त होती है जब उनकी नींद पूरी नहीं होती, जब उनका मूड सही नहीं होता। तो जब आपका मूड सही नहीं होगा, एक पूरा ये एक चेन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन के साथ गुजारते हैं, वक्त पे सो रहे हैं, वक्त पे अपना काम करें, कभी कभी आपको दफ्तर में भी ओवर टाइम बैठना पड़ता है और हम कहते हैं यार हम ओवर टाइम बैठ जाते हैं, क्या हुआ, पैसे ही तो आ रहे हैं, या अब यार बॉस ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है। उसको फिर बैलेंस करना सीखिए। अगर आज आपने ओवर टाइम कर लिया तो कल आपको वो जो ओवर टाइम का आपने वक्त वहाँ लगाया वो आपको आज के दिन उसको किसी ना किसी तरह कवर करना है अपनी नींद पे। तो नींद के ऊपर ख़वातीन और हज़रात नो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है नेचुरली। जितने भी लोग बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, डॉक्टर उनको क्या दवाइयाँ देते हैं? रिलैक्स करने की, सोने की। और अगर आप अपनी सेहत के दिनों में जब आप बिल्कुल सही हशाश बशाश हो, अगर आप उस वक्त अपनी टाइम से सोते रहे, नींद करते रहे और डिसिप्लिनरी ज़िंदगी गुजारें तो बीमार होंगे ही नहीं और बीमारियां आप तक आएंगी ही नहीं। तो ये आज हमारी थॉट ऑफ द डे ख़वातीन और हज़रात, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आना है। हर चीज़ एक वक्त पे होती है और हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन है। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को टाइम क्यों नहीं कर सकते? आज से आप अपने आप से अहद कीजिए कि हर चीज़ को टाइम किया करेंगे। आपकी कोई भी मीटिंग है तो उस पर आप ऑन टाइम पहुंचेंगे। जो नमाज के वक्त है उसी वक्त नमाज पढ़ी जाएगी। हर चीज़ को देखिए, आपके मज़हब ने भी आपकी जो पूरी ज़िंदगी उसको टाइम कर दिया गया है। आपको रोज़ाना दिन में 5 वक्त दिए हैं नमाज़ पढ़ने के, और वो टाइम ने उनको अगर आपने ज़रा सा भी मिस किया तो वो नमाज़ कज़ा हो जाएगी। तो उसी के मुताबिक अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी ऑफिस लाइफ, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल सारी ज़िंदगी को आप टाइम करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरी के साथ गुजरेगी। और आप उसका एक जो आफ्टर इफेक्ट अपनी सेहत पे देखेंगे वो भी आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। यू विल फील हेल्दी और आप अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ है शेफ़ मुनीज़ा, उनसे पूछते हैं कि वो कितना डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारती है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। असफर,
मैं जा रही हूँ सोने। है ना? कन्विंस हो गए आप, आज आप कन्विंस हो गई कि नहीं सोना नहीं, बेहतर वैसे है। आपने बहुत अच्छी बात कही और हम लोग सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट जो है ना वो अपने आप को करते हैं। अगर देखा जाए हम बीइंग अ मदर, बीइंग अ होम मेकर या एक शेफ़ होने के नाते मैं कहूँगी कि मैं अपने प्रोफेशन को भी टाइम देती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, लेकिन जब मेरा वक्त आता है अपने आप के लिए तो वो शायद कहीं बचता ही नहीं है या शायद मैं निकालती ही नहीं। नहीं शर्मुनीसा, देखिए वही जो मैंने कहा ना, हम लोग दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं कि हाय चलो ये कर लेती हूँ, हाय चलो वो कर लेती हूँ, बच्चों को टाइम दे दो। नहीं, आपको मेरे ख्याल से टाइम करनी चाहिए। है ना, बिल्कुल। और अब मैंने सोचा है कि मैं एवरी मंथ जब मेरी सैलरी आएगी तो उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ट्रीट दूंगी किसी रेस्टोरेंट में जाके या अपने लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट बाय करके। क्या कहते हैं? आप शेफ हैं फिर भी आपको रेस्टोरेंट जाना है। देखिए, कभी कभी हमें भी आराम की जरूरत होती है, इतना पकाते हैं खाना कि है ना, कभी कभी दिल करता है कि हम भी किसी के हाथ का लेकिन खाना लेकिन शर्मुनीसा मुझे बताया, आपके लिए एक आइडियल डे ऑफ क्या होता है? आइडियल डे ऑफ ये होता है कि जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो और आप अपने साथ हो, अच्छा सा म्यूजिक हो और खामोशी हो। और खामोशी हो। म्यूजिक और खामोशी, कैसी दो दो बातें कर दी मैंने। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये जो मी टाइम होता है ना, ये भी बड़ा जहन के लिए बड़ा बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। और आज तो मैं इस बात को बहुत पॉजिटिवली लूंगी आपकी। है ना? मेरे ख्याल से खवातीन और हज़रात, आज की जो हमारी थॉट ऑफ द डे, इसको आप ज़रा सोचिएगा इस बारे में। आज का दिन सिर्फ, चूंकि आप अपना दिन शुरू करने वाले हैं, आज का दिन टाइम कीजिएगा। अभी आप अगर जागे हैं तो आप ये प्लान कर लेगा कि मैं 12 बजे तक अपना लंच तैयार कर लूँगी घर वालों के लिए, मैं दोपहर के 3 बजे तक बच्चों को स्कूल से खाना खिला के सेटल कर दूंगी। आप पूरा दिन जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात है, आप टाइम कीजिए। और जब आप अपनी ज़िंदगी को टाइम करेंगे, आप देखिएगा उसका कितना बेहतर असर आपकी ज़िंदगी पे होता है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से कराते हैं जो कि अपने घरों से बाहर निकल के कोई ज़बरदस्त काम कर रही हैं, जो कि बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक रोल मॉडल बन रही हैं और हमारे आने वाली जो लड़कियों की जनरेशन है वो उनको देख के कुछ सीख सकती है और इनसे हाथ मिला के अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को जिंदगी की तरफ ला सकती है। हमारे साथ है वरा मुसावर। अस्सलाम वालेकुम वरा, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर हमारे शो में आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वरा, मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब भी आपसे मिलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है इस दुनिया में है कि अगर आप कोई काम करते हो, अगर आपको कोई हुनर आता हो या अगर आपके पास कोई भी एक पावर या ताकत हो, आप दूसरे तक पहुँचाएँ, आप दूसरे को वो पावर दें, वो ताकत दें कि वो आगे आए और अपना टैलेंट डिस्प्ले करे। इनसफ आपकी एक फाउंडेशन है, इसनफ आपकी एक फाउंडेशन है, वो क्या करती है बेसिकली? मैं चाहता हूँ ऑडियंस को बताएं। बेसिकली इसनफ का कॉन्सेप्ट ये था। इसनफ टर्किश एक वर्ड है, उसका मतलब गिल्ड ही होता है। तो जो हमारी क्राफ्टर्स गिल्ड कम्युनिटी है, ये उसका एक एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है। हुआ ये था कि भाई मेरा एक अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक ऐप डेवलप कर रहा था, यही हमारे इवेंट्स के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ डेटा कलेक्ट करना था, कुछ क्राफ्टर्स से बातचीत करी थी। तो हमने तकरीबन 100 क्राफ्टर्स का डेटा निकाला था और उन्होंने जो सर्वेस फिल की थी, हमें उसमें पता चला था कि वो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रेवेन्यू बनाते हैं। रेवेन्यू का मतलब जो उनके ऑर्डर्स का इनटेक होता है उसमें प्रॉफिट नहीं होता। और ये कोविड के बिल्कुल पीक दिनों के दौरान था। तो इसनफ का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी 4-5 साल पुराना है, लेकिन इस एक इंफॉर्मेशन है ना, हमारे लिए बहुत एक रेड फ्लैग खड़ा कर दिया था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस किया जाए। और हमारे जो क्राफ्टर्स जिनके साथ हम साल में 3 दफ़ा इवेंट्स कर रहे होते हैं या उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, उनको वो मिल नहीं रही थी कोविड के दिनों में। सो वी डिसाइडेड कि अब हाई टाइम हो गया है, हमारी 10th एनिवर्सरी भी आ रही है, सो लेट्स गिव बैक टू द कम्युनिटी। वापस हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि 10 साल इन सब ने, कराची के लोगों ने, अब दूसरे शहरों के लोगों ने हमें सपोर्ट किया इतने साल। तो हमने इसनफ पे काम शुरू किया। दुनिया जहाँ में एटसी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है आर्टिसंस, क्राफ्टर्स और हैंडमेड काम के लिए। तो इसनफ का मैंडेट
और आइडिया भी यही था कि पाकिस्तान बेस्ड क्राफ्टर्स जो हैं, जो आर्ट क्राफ्ट डिज़ाइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, उनको एक स्टोर फ्रंट मिले। स्टोर फ्रंट का मकसद कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपनी सेलिंग नहीं कर रहे, उनको एक प्रोफेशनल इंटरफेस मिल रहा है, वो उसको ब्रांड कर सकते हैं। उस पे उनको एनालिटिक्स मिल जाते हैं कि जी इस महीने आपकी इतनी सेल्स हुई, आपके इतने ऑर्डर्स आए, वो इजीली ऑटोमेट करके प्रोसेस कर सकते हैं। सारे कस्टमर का डेटा होता है, तो आप इधर उधर पागल नहीं हो रहे होते कि वो किसका ऑर्डर था, अच्छा उसमें कितनी चीज़ें थी। ऑर्गेनाइज्ड है सब, एवरीथिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। और फिर इसमें फ़ायदा ये भी होता है कि अब ई कॉमर्स का जो दौर है, आपको आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनानी है। तो अब इन लोगों के लिए, इन ब्रांड्स के साथ हो ये रहा है कि द मोर विजिट्स दे गेट ऑन देयर वेब स्टोर्स, उनकी गूगल सर्च पे भी एक रैंकिंग आ रही है अपार्ट फ्रॉम देयर फेसबुक पेज। सो आई थिंक इनकी विजिबिलिटी, इनकी मार्केटेबिलिटी, और इस पर एक हमारे इसनफ पे ये भी कॉन्सेप्ट था कि जो आर्टिसंस और ख़वातीन बस्तियों में, औरंगी टाउन में, अलग अलग इलाकों में रह रही हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप वगैरह तो हर कोई यूज़ करता है। तो इट्स जस्ट थोड़ी ट्रेनिंग दे के इनको ये टेक्नोलॉजी भी हम सिखा दें, और फिर वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एक प्लेटफॉर्म पे इक्वल लेवल पे आ जाएं। कोई ये नहीं देख रहा कि अच्छा वो इस इलाके में तो वो ज़रूरतमंद होंगी, उनको इस काम की ज़रूरत है, तो फिर वो एक्सप्लॉयटेशन भी कट जाती है। यहाँ से लोग जो हैं पे बार्गेन नहीं कर पा रहे, लोग वो नहीं कह रहे कि बाजी तुमसे ये ले लेगी, तुम इतने में कम में दे दो, और वो उसमें वो सबमिट नहीं कर रहे कि नहीं मुझे ज़रूरत भी है। आप हमारे इसनफ के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सारे वेब स्टोर्स आपको एक ही तरह के नज़र आएंगे। यू डोंट नो कि कौन किस इलाके में है, यू डोंट नो कौन किस बैकग्राउंड से है, एवरीवन इज़ ऑन एन इक्वल सॉर्ट ऑफ विजिबिलिटी। तो आई थिंक ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ भी है, क्योंकि हमारी आवाम आई थिंक थोड़ी डरती भी है आगे बढ़ने से, थोड़ा डेवलप होने से, और ये जो है ना, ये थोड़ा वो ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप भी आगे आ रहा है। अच्छा बरा, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि ख़वातीन आपको ज्वाइन करती होंगी, आती होंगी, और फिर थोड़े अरसे के बाद जब वो सक्सेसफुल नहीं होते तो दे वुड वांट टू ब्रेक अवे। ओह एब्सोल्युटली, पीपल गिव अप ऑन द फर्स्ट गो, बिकॉज यहाँ पे माइंडसेट ये होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिस्टम बना आया है ना घरों में। ये एक वो होता है कि अगर ये कर रहे हो, इट्स नॉट वर्थ इट अनलेस यू आर मेकिंग मनी ऑफ ऑफ इट। आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जाएं तो हॉबीज़ आर हॉबीज़, दे आर नॉट नेसेसरी बिजनेसेस। वहाँ पे क्राफ्ट स्टोर्स जो होते हैं, इट्स टू केटर टू हॉबीज़ जिनको शौक होता है। यहाँ पे यू कैन नॉट बी डूइंग समथिंग जब तक आप उस पर पैसे नहीं कमा रहे हो। हॉबी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता। तो लोग इवेंट्स में भी जब आते हैं, हाय हाय इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे लगा रहे हैं, इतनी की सेल होगी या नहीं होगी, लेकिन लोग बड़ी पिक्चर को नहीं देखते। वेयर यू नो दे गेटिंग विजिबिलिटी, आई थिंक इज़ वेरी एक्साइटिंग। लास्ट टाइम जब हम आए थे आपके सेगमेंट पे, तो कुछ ख़वातीन के लिए तो ये वो था कि जी वी वर ऑन असफर शो, वी वर यू नो ऑन अ मॉर्निंग शो। सो दीज आर लिटिल माइलस्टोन्स आई थिंक जो लोगों को फोकस करनी चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस एक बनता है कि आप अलग अलग तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। तो वरा आप उनको फिर कहती हैं कि डोंट ब्रेक अवे, वापस आए? नो तो हम यही करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, आप यकीन करें, जिनका पहली दफ़ा कोई इतनी ख़ास सेल भी नहीं, तो वो थोड़े डिस्करेज हुए। तो मैंने कहा चलें आप वापस आ जाएं, लेट्स ट्राई इट अगेन। एंड देन उनको वापस वो पुश मिलता है। तो हम जो वर्कशॉप से सब करते हैं, तो उनमें भी उनको ना एक एड्रेनलिन रश मिलता है कि वो सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार नहीं, वाकई व्हेन यू आर इन अ रूम फुल ऑफ पीपल हु इंस्पायर यू, तो आप खुद क्यों इंस्पायर नहीं होगे। और फिर आप वो आपस में लोग जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो आप आपस में भी लर्निंग ले रहे होते हैं कि यार अगर ये इससे गुजरा है या ये इससे गुजर चुकी है, और ये तो मेरी कहानी भी ऐसी ही है। सो यू नो वो उससे भी रिलेट करते, तो वो भी एक एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एक लर्निंग चल रही होती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर जब माइंडसेट भी अपना चेंज करने लगते हैं, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आता है, आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं, तो वो सामने कस्टमर को भी दिखती हैं और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी। तो जब ये चेंज थोड़ा सा आने लगता है ना, ऑटोमेटिकली पीपल आर लाइक ओके आई एम नाउ इन द जोन, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं दैट हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, कि उनके हस्बैंड्स उनके साथ खड़े होते हैं, फैमिली सपोर्ट है, हाँ, ये प्रिविलेज बैकग्राउंड से। लेकिन वरा आपके पास पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन कंट्रीब्यूट करती आई वुड से कि बिग चंक ऑफ आवर कम्युनिटी इज़ कराची, क्योंकि हमने कराची से शुरू किया था। ठीक है। पर हमने इवेंट लाहौर में भी किया है, हमने इस्लामाबाद में किया है,
हमने अपना मेकर्स मीट नेटवर्किंग इवेंट पेशावर में भी किया है। वेरी नाइस। हम लोग कंसल्टेशन के लिए जमशोरों तक जा चुके हैं। Very तो nice, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम और उसकी पहचान अलग Expansion है उसकी। अलग शहरों में है। कराची हमारा क्योंकि बेस है, हमारा घर है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा एक कम्युनिटी सेंट्रिक इन्वायरमेंट है। बट वो यही बात है कि अलग अलग बैकग्राउंड से भी आपके पास लोग आ रहे होते हैं। तो अगर आप जैसे एक इवेंट कर रहे होते हैं, इट्स नॉट 100 पार्टिसिपेंट्स, इट्स 100 माइंडसेट्स, 100 डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स, सही बात 100 डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड बैकग्राउंड्स। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी लर्निंग होती है, बिकॉज यू नो आप हर इवेंट पे यू लर्निंग समथिंग। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात वरा आपसे रब्ता कैसे किया जाए, जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं, और मैं उन सारी खवातीन से ही कहूँगा कि अगर आप किसी को जानते हैं, कोई एक अंडर प्रिविलेज्ड खातून है जिनको कोई एक अच्छा काम आता है, कुछ अच्छा मीनाकारी करती हैं या कपड़ों पे कुछ करती हैं या कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाती हैं, कोई भी हुनर है उनके हाथों में जो कि वो क्रिएट करती है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, आप वरा से डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं। लेकिन रब्ता कैसे करें? हमारी वेबसाइट है thecraftersguild.org फॉर इवेंट्स। और अगर वो डायरेक्टली अपना जैसे उनका हाथ का बना हुआ काम है जो वो खुद बना रही है, वी हैव आवर वेबसाइट फॉर इसनफ ऑल्सो, इसनफ ESNAF.ART, isnaf.art। वो वहाँ पे जा सकते हैं। एक सेक्शन है जो बताता है कि आप किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हमारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। एनुअल सब्सक्रिप्शंस एज लो एज 291 रुपीज़ अ मंथ। तो पूरे साल की एक साथ आप देते हैं, डिपेंड्स कि आपकी क्या नीड है। अगर आप सिर्फ एक हेयर ऑयल बना के बेचते हैं तो आप ऑब्वियसली 40-50 प्रोडक्ट्स का पैकेज नहीं लेंगे। और इसमें भी यही है कि दिस हेल्प्स अस रन आवर सर्वर कॉस्ट एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। हमने इनफैक्ट अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग चीज़ें भी ऑफ़र की हुई हैं। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली समथिंग वर्थ कंसिडरिंग। लोग काफ़ी परेशान इस बात पे होते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पेमेंट्स रखते हैं और रोकते हैं। आई थिंक वी आर द ओनली ऑनलाइन मार्केट प्लेस एट द मोमेंट जो पेमेंट्स नहीं रखती। तो लेट्स से यू आर मेकिंग समथिंग, आप कुछ बना रहे हैं, आपने उसकी डिलीवरी करा दी, आपके पास आपके राइडर के थ्रू पैसे हुए, आपके इजी पैसा या बैंक अकाउंट में, हम उसमें ना कोई कमीशन काटते हैं, हम ना कहते हैं कि जी चेक साइनिंग में है आपका, अभी वो इमीडिएट प्रोसेस है। हाँ, तो द फंड्स आर विथ यू, क्योंकि हमें भी पता है कि आपको रोलिंग के लिए चाहिए होते हैं, आपकी सप्लाईज हर हफ्ते आ रही होती है, वेंडर्स को पे करना होता है। सो वी डोंट बिलीव इन होल्डिंग पेमेंट्स दैट वे। बेहतरीन। खवातीन और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो घरों में मेहंदी बना रही होती हैं, मेकअप का सामान बना रही हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें, अर्के गुलाब बहुत सारी खवातीन घर में बना रही होती हैं, फेशियल की चीज़ें बना रही होती हैं। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली वरा की जो कंपनी है उससे रब्ता करना चाहिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कई मजा आएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास बहुत ही दो ज़बरदस्त खवातीन मौजूद हैं जिनका डेफिनेटली ताल्लुक इसनफ से है। वो क्या करती हैं ये आपको वरा बताएंगी। वरा, सो टुडे वी हैव टू ब्रांड्स। इनको यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि जो हम बात कर रहे थे कि इंस्पिरेशन किस तरह आती है, सक्सेस की क्या रेट है, क्या एडवांटेजेस होते हैं थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, क्या लर्निंग होती है। तो आई थिंक हिरा खानज़ादा फ्रॉम जस्ट हनी एंड अरमा खत्री फ्रॉम अरमा हर्बल्स, आई थिंक ये दो एंटरप्रेन्योर्स हमारी कम्युनिटी की एक एग्जांपल की तरह आगे सबके सामने, क्योंकि इन दोनों ने हमारे साथ फर्स्ट टाइम एग्जिबिट भी किया था। उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस हमारे साथ क्राफ्ट शो में नहीं था। मैंने तो अपना ब्रांड ही हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। और फिर इन्होंने इसनफ पे भी ऑनबोर्डिंग की थी। हमारे इवेंट पे काफ़ी बारिश ने एक अच्छी खासी, पर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ रियली गुड डे, क्योंकि जो अवाम उस दिन आई थी वो हाई टिकट कस्टमर्स थे दैट वर रेडी टू बाय, सो पीपल वर रियली हैप्पी विद दैट। बट जो एक होता है ना, हमने शुरू से सबको कहा था कि कोई भी डिसीजन आप लेंगे हम सपोर्ट करेंगे। सो वी डिसाइडेड टू ऑफर इंडी आर्ट एंड क्राफ्ट शो पार्टिसिपेंट्स इसनफ स्टोर्स। सम ऑफ देम ऑलरेडी हैड देम, तो हमने उनका पैकेज अपग्रेड कर दिया था। बट जो नए लोग थे, तो जस्ट टू काइंड ऑफ बूस्ट देम एंड हेल्प देयर बिजनेस लॉन्ग टर्म, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि अगले इवेंट पे देख लेंगे, हमने कहा कि आप 1 साल तक इसनफ पे अपने ब्रांड को बेस बना के उसको ग्रो करें। So Hira and Irma are here today, and I think इनसे हम बात करते हैं what they can tell us about. हमारे साथ हिरा है खवातीन और हज़रात।
हीरा करती हैं जस्ट हनी। हीरा, जस्ट हनी आपने कब से स्टार्ट किया? आई स्टार्टेड जस्ट हनी 2 years ago, 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा टाइम था स्टार्ट करने के लिए, नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही जानना है कि वो सोच कैसे आई अच्छा सोच कैसे आई। कि मैं हनी ही बनाऊं। अच्छा बेसिकली मेरे अब्बू ये बिज़नेस करते थे, देन ही पास्ड अवे 18 years ago। तो हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट्स थे उनके। नोबडी टुक द बिज़नेस अप आफ्टर दैट। लेकिन जब हम पेशावर से कराची शिफ्ट हुए तो माई ब्रदर एंड आई यूज़ टू रिसीव हनी फ्रॉम दोज पीपल। तो यहाँ पे फिर हमने अपने फ्रेंड्स को खिलाई एंड ट्राई करवाई, उनको बहुत अच्छी लगी। तो हमें ये आइडिया आया दिमाग में कि हम इससे एक बिज़नेस बना लेते हैं, सिंस पीपल आर लाइकिंग इट सो मच। So that's what we did then. So 2 years ago in March 2020, we started this business. Basically we get the honey from different parts of Khyber Pakhtunkhwa। 4 अलग अलग इलाकों से आती है। तो हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं, क्लोवर, सिडर, अकेशिया एंड यूक्लिप्टस। सो दे कम फ्रॉम 4 different areas। फॉर एग्जांपल अकेशिया कम्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ स्वात। आपने वहाँ पे देखा होगा, अगर कभी स्वात आप गए हो या टीवी में, तो वहाँ पे साइड पे वो होते हैं छत्ते एंड बॉक्सेस। एग्जैक्टली, बॉक्सेस भी होते हैं हनी के। तो वहीं से आता है हमारा शहद एंड बहुत खालिश शहद है अल्हम्दुलिल्लाह। वी नो ऑल द पीपल दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स इसमें ना हो और किसी तरह की हीटिंग ना हो। सुनिए, शहद की कोई एक्सपायरी भी होती है? अच्छा, शहद की एक्सपायरी नहीं होती अगर वो प्योर हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सही तरह से स्टोर करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको हीट सोर्स के करीब ना रखें, आप उसको सनलाइट में ना रखें, आप उसको फ्रिज में ना रखें। द बेस्ट प्लेस टू स्टोर इट इज़ अ डार्क कबर्ड बेसिकली। तो वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। फ्रिज में नहीं रखें? फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखें। बहुत लोग शहद फ्रिज में रखते हैं। शहबुरीत, आप शहद कहाँ रखती हैं? मैं तो नॉर्मली जिससे ये बता रही हैं ना उसी तरीके से रखती हूँ। और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि शहद को फ्रीज करके उसको स्क्वीज करके खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा, जो है ये वो ट्रेंड चला हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो वो बड़ा मज़े का लगता है वाकई। तो मतलब वो भी नहीं करना चाहिए इसका। वो आप कर सकते हैं अगर आपने एक स्नैक के तौर पे खाना है उसको। वो फ्रीज कर दे। हाँ, फ्रीज करके उसको स्क्वीज करते हैं तो कैंडी की फॉर्म में हो जाता है। एग्जैक्टली, वो बड़ा मज़े का लगता है। ट्यूबिंग से निकलता है वो। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक लोग थोड़े से स्नैक के तौर पे उसको आप क्या करती रहती है अपने घर में शहबुरीत? अब मुझे लग रहा होता फिर घर का काम कर रही है। बट आइडियल तरीका ये है कि आप उसको एक डार्क कबर्ड में स्टोर करें। एंड एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शहद क्रिस्टलाइज नहीं होना चाहिए। अगर वो क्रिस्टलाइज हो गया तो वो इम्प्योर है। बट दैट्स नॉट ट्रू। बेसिकली जो क्रिस्टलाइज होता है वो उसके अंदर पानी होता है। एंड नेचुरली अकरिंग शुगर्स तो वैसी ही हैं शहद में। अगर आपने अलग से मिलाए भी ना हो तो उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब तो नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं ही। तो दैट डजंट क्रिस्टलाइज, द वाटर क्रिस्टलाइजेस। अच्छा, वो मतलब वो प्योर ही होता है? वो प्योर ही है प्योर ही बिल्कुल। होता है। अच्छा, और उसके अलावा एक और बात कि आप उस शहद को डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं एंड वो अपने प्योर फॉर्म में वापस आ जाएगा। सो यू कैन जस्ट यूज इट देन। तो आपके ख्याल से शहद को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए अभी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं रखें? नहीं। आप ये गलती कर रहे हैं इसका क्या मैं मतलब करता हूँ? है ना? नहीं, इस पता है उसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब मैं वो टोस्टर से टोस्ट निकालता हूँ ना, तो वो गर्म होता है और शहद ठंडा होता है, तो मुझे मजे का वो लग रहा होता है थोड़ा। सही। खैर, anyway। अच्छा, मूविंग ऑन, आप क्या कह रही हैं? मैं हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हूँ जी। आप के बताएं ना कि आपकी क्या क्या रेंज है प्रोडक्ट्स की, और आपने ये कुछ आपने ट्राई कर भी लिया है? जी, मैं ट्राई किया था पान ये मसाला, तो पान बहुत मजे मसाला का हम था। बताएं किस तरह बनता है और आप लोग किस तरह इसको मार्केट कर रहे हैं, और आप बड़ा यहाँ पे आ गए। हाँ, आपको इसनफ पे क्या रिस्पांस मिल रहा है इन चीज़ों का? ये मैं 2017 से कर रही थी, अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी और उसका सिर्फ फेसबुक पे ही मैं रखा हुआ था, लेकिन इतनी मेरी सेल नहीं हो रही थी। तो मैंने देखा क्राफ्टर्स गिल्ड का, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया, स्टॉल में बुकिंग करवाई। तो फर्स्ट टाइम हमारा था यहाँ, मुझे वहाँ तो रिस्पॉन्स आप बहुत क्या क्या अच्छा प्रोडक्ट्स मिला। बना रही हैं? तो पान मसाला है जी, और पान उसके मसाला फिर हर्बल सोप है, आई थिंक ये जी, टर्मरिक सोप है, हेयर हल्दी, हाँ हल्दी, हाँ एंटीसेप्टिक है, स्किन केयर है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हूँ, लिप बाम है। सुने इरमा, ये तो मैं सब रख लूंगा, आप फिर क्या लेके वापस सब कुछ जाएंगे? आप रख लें। हाँ, बस। शेफरी से क्या मतलब है? वेरी नाइस, और ये नरिशिंग। सारी हर्बल प्रोडक्ट्स सुनिए, ये किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिडम नरिशिंग ये ऑयल, स्किन Hair हेयर and एंड nails। नेल्स, स्किन हेयर एंड नेल्स। ये किस चीज़ से बनाया होगा आपने? ऑयल, प्लांट ऑयल। प्लांट ऑयल से। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। और इसमें सारी चीज़ों में मेरी हर्ब्स ज़रूरी है। अच्छा, हर्ब्स हैं हर जी, चीज़ हर्ब्स में, एडेड हैं। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे पिक्चर्स भी देख रहे होंगे इन प्रोडक्ट्स की, और ये प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स
ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इनको ले भी सकते हैं, इनके स्नफ स्टोर पे अवेलेबल इस सब स्टोर पे अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज ऑर्डर देम। सुनिए, आपका रिस्पांस कैसा रहा है उन प्रोडक्ट्स का अब तक सो फार? ये सबसे आपका हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा रहा है इसमें? सेलिंग मेरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा ये पान मसाला वो सबको बहुत ज़्यादा पान पसंद है। मसाला बहुत इनके पसंद है। अभी इंटरनेशनली भी ऑर्डर्स हैं। हमारे अच्छा। जी, अभी स्नफ पर रखने के बाद मुझे ये फ़ायदा हुआ कि दुबई से मेरा जो ऑर्डर आया था वो 10 पैकेट्स अच्छा, जी, और अभी जो रिसेंटली जून जुलाई में आते रहते हैं ना ये हमारे पाकिस्तानी, तो अमेरिका भी गई हैं मेरी प्रोडक्ट्स, दुबई भी वेरी गई हैं, नाइस, तो वो इजी सऊदी हो गया अरब इनके ये लिए भी ऑर्डर करना। इस वेरी तरह से नाइस। वो उस पर ऑर्डर करना इजी हो रहा है क्योंकि मेरी और वेबसाइट सुनिए, नहीं ये गिफ्ट बॉक्सेस है क्या, ये एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन? ये अलग गिफ्ट सेट्स हैं Skin care sets हैं सारे। वेरी नाइस। पर्टिकुलरली फॉर दैट स्किन टाइप। ओह अच्छा, अच्छा सोप की भी काफ़ी रेंजेस हैं, जी। पपाया सोप, वेरी नाइस, 9 to 10 सोप्स बनाती हूँ, अब 30 अबव प्रोडक्ट्स हैं मेरी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हाउ नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त इरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी माशाल्लाह मेरी फेसबुक पेज पे देख सकते हैं उसके। हाँ, वेरी नाइस, अब तो कितनी खुश है ये। और मुझे जो जिस बात की मुझे खुशी खुशी है, है। मुझे खुशी इस बात की है कि वरा कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म, ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इस तरह का आप प्रोवाइड कर रही हैं सारी ख़वातीन को पाकिस्तान की, जो कि ऑफ कोर्स आपसे रब्ता करके इस सब ज्वाइन करके अपनी प्रोडक्ट्स को आपकी वेबसाइट पे डाल सकती हैं। और जितनी भी इस तक हमारे लोग शो देख रहे हैं, अगर आप जानते भी हो किसी को, कोई खातून है जो घर में इस तरह का काम करती हैं, प्लीज़ आप ज़रूर स्नफ ज्वाइन कीजिए। अच्छा, कमिंग बैक टू जस्ट हनी, ये नाम बड़ा कूल है वैसे, जस्ट हनी। हाँ, आपने यू आर जस्ट डिस्प्लेइंग इट हियर एट स्नफ? No, we're displaying it at multiple places. I've taken part in other pop shops as well. ठीक है। तो अभी और आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह मैं पार्ट लूँगी। उसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है, स्टॉकिस्ट हैं, स्प्रिंग्स हो गया एंड नाइस एंड एवरग्रीन एक्सेट्रा। उसके अलावा we're doing it on Isnaf mainly. That's the only website that we're using actually, and it's been a great response. बहुत अच्छा लग रहा है. It's a very automated, बहुत convenient process है. ऑर्डर्स आ जाते हैं एंड वी शिप देम आउट एंड लाइक वरा सेट के उसमें पेमेंट का कोई इशू नहीं होता, डायरेक्टली हमारे पास पेमेंट आ जाती है. सो वीव बिन ऑन इसनफ फॉर 2 months नाउ. ये हमने शुरू किया था जब हमने इनके आर्ट एंड क्राफ्ट शो में पार्ट लिया, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा. इवन दो बहुत बारिश हुई उस दिन, बहुत पानी खड़ा था रोडों पे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इनका क्लाइंटेल और बेस ऐसा है कि बहुत लोग आए एंड वी वर वेरी सरप्राइज कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया. तो उसके बाद इन्होंने हमें मेंबरशिप ऑफ़र की एंड इनकी मेंबरशिप है द माइस्ट्रो मेंबरशिप. तो उसके थ्रू इंशाल्लाह 1 साल का हमारा ये चलता रहेगा एंड देन वी विल रिन्यू इट विद हर. एक्सीलेंट. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जस्ट फॉर माय नॉलेज, ये आपने बताया कि 3-4 अलग-अलग तरह के जी बिल्कुल. आनी चाहिए, सबका जायका अलग होगा? बिल्कुल, सबका जायका अलग है. तो ये अलग अलग जगहों से आता है. फॉर एग्जांपल जैसे सिडर है तो इसको बेरी शहद कहते हैं. ये छोटी मक्खी का शहद होता है. ये आता है कुहाट करक से. तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, बेसिकली ऑलमोस्ट 17,000 फीट अबव सी लेवल. वाओ. Yeah, I'll make you try some actually. Why try? I'll take them all. क्या हो गया? आप बड़ा We need a verdict. We need a इतना verdict. डिस्काउंटेड आप मुझे. We need a verdict live. That's why. नहीं, बिल्कुल, but मैं आपको ट्राई कराती हूँ. Actually, let me open this for you. clover. Yeah, this is clover. I'll tell you a little bit about that too. ये चम्मच ले लें. So the great thing about clover is इसकी medium consistency और sweetness है. It has a herbalish undertone. It's very good for cough, cold and flu. Clover. Exactly. इसमें cloves होते हैं. इसमें cloves होते हैं basically. So it's very good for cough, cold and flu. You can mix it in with warm water in the morning. आप वो तो मैं 3-4 डेली दिन करता हूँ. I do it every day. बिल्कुल, आप 3-4 दिन ऐसे पी लें और आपका जो भी नज़ला ज़ुकाम वगैरह है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इंशाल्लाह. Excellent. ज़बरदस्त. I think then I need it. या ख़वातीन और हज़रात, हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आपको पाकिस्तान के उन शानदार लोगों से मिलाएं जो कि अपनी तरफ से छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं और घर बैठे हुए अपना वक्त ज़ाया नहीं करें. जो ख़वातीन हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत मुश्किल काम करती हैं, घर चला रही होती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे भी ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ एक इंतज़ार में होते हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही. तो देखिए, ये वक्त आ चुका है. आप आज कदम उठाइए, कोई नई चीज़ कीजिए, कोई नया आइडिया लाइए और उस आइडिया पे काम कीजिए. और उसको देखिए, जिस तरह ये ख़वातीन
काम कर रही हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इनकी फैमिलीज़ भी हैं, घर वाले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी अपनी तरफ पे बिजनेसेस चला रहे हैं और आज कामयाब हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बारा Thank you so much एंड for having us. कांग्रेचुलेशंस, योर सक्सेस स्टोरी इन इटसेल्फ। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गुलकंद है। बहुत मजे का। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ मुनीज़ा को पान, छालिया, गुटका, मेनपुरी, मैंने इसके आगे देखे कुछ नहीं कहा। चरस, गांजा। खुदा का वास्ता, आप ये मेरा शो बैन करवाएंगे मत करिए। नहीं, ये गाना है ना इस तरह का एक गाना है, मैं हाँ। उसकी बात कर रही थी। लेकिन ये पान मसाला इरमा ने बहुत आपको तो बहुत ही पान मजे का पत्ता जो होता है बच्चा। शेफ मुनीज़ा पान क्या हो का गया? अभी तो पत्ता। एक निवाला नहीं आपके अंदर गया, अभी आप बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि पत्ती वाले पान खाना शुरू कर दें सब, है ना। देखिए, लोगों का पान- कॉन्सेप्ट ये था, हम तो पान खा रहे हैं तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो आप चीजें डाल रहे हैं वो तो अच्छी नहीं है ना। लेकिन आई थिंक पान का पत्ता जो है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है, डाइजेशन बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर सिर्फ आप पत्ता खाएं हल्के से कत्ते चूने के साथ। एक टोटका बताऊं, सर्दियां जैसे अब आ रही हैं तो जिन बच्चों के सीने जो है वो क्या नाम है जकड़ जाते हैं, अक्सर माओं को प्रॉब्लम होती है, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो आप पान का पत्ता जो है वो तवे पे हल्का सा सेक लें, नीम गरम बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, लाइट सा सेक के आपने और उस पर हल्का सा विक्स लगा के और बच्चे के सीने पे रख दे, रात भर वो सोता भी रहेगा सुकून से और उसके जो सीने में जो जकड़न है वो सही हो जाएगी। रियली? मैं आजमाया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हर विंटर्स में मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो ये होता है, तो मेरी अम्मी जो है कितनी दवाइयाँ तो कर रही हो अपनी जगह हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टोटके हैं बड़े बेहतरीन पान के साबित पत्ते को लेके आपने हल्का सा तवे पे उसको सेका, ठीक है, नीम गरम कर तो दिया, कड़क हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ वो सॉफ्ट हो जाएगा ठीक बल्कि, है। नीम गरम हो जाएगा, उस पर विक्स लगाइए और वो सीने पे रख दें बच्चे के रात में सोते वक्त, शर्ट के वो सो गया उसके बाद आप रख दें, वो पूरी रात वो इनहेल करता रहेगा, वो जो सीने पे उसको गर्माइश मिलती रहेगी और वो उसका सही हो जाएगा। मतलब आपने एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने 2-3 दफ़ा करना है, इंशाल्लाह आपको फ़र्क मिलेगा। सिर्फ सेक के वो उसकी शर्ट के हाँ अंदर। हाँ बिल्कुल, बेहतरीन टोटका है और बहुत आजमाया हुआ है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज हम बना रहे हैं समोसे। अरे वाह, आज तो आपको रेसिपी का नाम पता चल गया। देखिए। ये कहाँ से लाते हैं आप इतना नजर आ दिमाग? रहे हैं, ये समोसे तो नहीं है वैसे। हाँ सोचिए क्या है। क्या है ये? शाही टुकड़े? गैस करें, पता नहीं, शेफ मुनीज़ा बता दें। कुछ थोड़ा तो गैस करें। पीटा ब्रेड। यस, पीटा ब्रेड है जिसको हमने ट्रायंगल्स में कट करके फ्राई करा है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं मुतब्बल और बाबा गनोश, ठीक है। सैलेड। हाँ, ये एक तरीके की ड्रेसिंग Middle भी, Eastern। हाँ मिडिल ईस्टर्न है और अरबिक कंट्रीज़ में पाई जाती है। बेहतरीन एक स्नैक है, आप इसके साथ एक हेल्दी वो है, आप इसको एज ए स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को लंच पे ब्रेड पे लगा के सैंडविच में ये डिफरेंट तरीके से आप दे सकते हैं। साथ में आपने कैरेट्स दे दिए, क्यूकम्बर्स दे दिए, कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी तो बड़ा मज़े का और डिफरेंट और बहुत हेल्दी है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो इसको भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि इसमें जो है हम शामिल करने जा रहे हैं बैंगन। वेरी नाइस। ठीक है, तो बैंगन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। कहते हैं कि अगर आप गोश्त नहीं खा रहे तो गोश्त के बराबर वो जो है एक बैंगन में जो है फ़वाइद हैं और ग़िज़ाइयत है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जो है इसको ज़रूर अपनी डाइट में ट्राई करें और ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। आप यकीन माने आपको बहुत मज़े की ये रेसिपी लगेगी, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है सुनने में, लेकिन जब आप बनाएंगे तो बहुत इजी भी है और बहुत मज़े की भी लगेगी। जैसे गर्मियाँ होती हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में ये मेरा लाजिम बना हुआ होता है, कुछ दिल नहीं कर रहा मसाले वाले सालन ये वो कुछ भी, तो आप रोटी के साथ, जो आपकी सिंपल घर की रोटी है उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसको 2 वेरिएशन में बना रहे हैं, एक तो मुतब्बल बनेगा वो भी बैंगन से बनेगा और दूसरा बाबा गनोश वो भी बैंगन से बनता है। अच्छा, बैंगन को मैंने क्या, मैं जाके अपनी चाय ले आऊँ? बिल्कुल ले आए, ठीक है। अच्छा, इसमें बैंगन को आपने क्या करना है, बैंगन को जिस तरह आप भरते के लिए जो है वो रोस्ट कर लेते हैं, आपने उसको उसी तरीके से चूल्हे पे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद जो उसके अंदर का पल्प होता है आपने वो निकाल लेना है, ठीक है, और उसको जो है छुरी की मदद से जो है वो चॉप कर लेंगे। जब आप चॉप कर लेंगे उसको तो वो बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखें इसको इस तरीके से, और आपने कोशिश करनी है कि जो इसके अंदर की सीड्स है
वो आपने निकाल देनी है। बहुत ज़्यादा सीड वाला जो है बैंगन नहीं लेना है। अच्छा, अब क्या कर रही हूँ कि मैं एक और प्याला लूँगी जिसमें हम पहले तो मुतब्बल बनाएंगे। मुतब्बल के इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ, मैं ये बैंगन ले रही हूँ, एक बड़ा बैंगन मैंने ले लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। इस एक बैंगन में जो है ये मैं दही ले रही हूँ और इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से, और फेंटने के बाद इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। हम बना रहे हैं मुतब्बल, जो कि जो है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, सिर्फ बैंगन, दही, लेमन जूस और गार्लिक के साथ बनता है। बड़ा ही मज़े का बनता है, यकीन करें, वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज़। ठीक है, ये मैंने इसको फेंट लिया अच्छी तरीके से दही को, और मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो इसके भर के डाल रही हूँ दही। दही भी आप अगेन एक वेरी हेल्दी इंग्रेडिएंट। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे लेमन जूस। ठीक है, तो लेमन जूस इसके अंदर जा रहा है अराउंड 1 टेबल स्पून। ठीक है, ओके, ये हमने भर के ऐड करा, और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गार्लिक। ठीक है, लहसुन क्या किया मैंने, कटिंग बोर्ड पे जो है उसको चॉप करा और उसमें थोड़ा सा ना नमक शामिल कर दिया। जब आप लहसुन के अंदर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर नमक शामिल करेंगे तो एक पेस्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बारीक फॉर्म में हमने इसके अंदर जो है वो लहसुन तकरीबन ½ टेबल स्पून ऐड किया। साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून, दैट्स इट। और ये जी सॉल्ट भी जाएगा इसके अंदर, मेन इंग्रेडिएंट सॉल्ट, जिसकी वजह से टेस्ट ही नहीं आएगा, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में ज़्यादा कर सकते हैं। और जी हमारा जो मुतब्बल है वो बिल्कुल तैयार है, इसको हमने मिक्स कर लेना है। चाय बनाने चले गए थे, लेने गए थे? चाय खत्म हो गई। खत्म हो गई? अच्छा, मैंने कहा पाए तो नहीं बन रहे थे आपके? नहीं, वो चाय मैंने कहा है बनाओ। अच्छा, असफर आप इसको टेस्ट करें, मुझे बताएं सॉल्ट जो है इसका बराबर है नहीं है, जब तक हम जो है अब आया था ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, अच्छा अब मैं खा के बताऊंगा कि ये कैसा है। ठीक है, जब तक ये ट्राई करें हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं और बाद में इनके कमेंट्स लेंगे। ब्रेक ठीक का है, वक्त हो जाता है। अच्छा चले ब्रेक ले लें। ब्रेक में देखेंगे हम कुछ कर सकते हैं आपके साथ कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, आप ब्रेक पे जाइए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत अच्छा है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अच्छा जी, हम बना रहे हैं मुतब्बल और बाबा गनोश, और अब आ जाते हैं बना रहे मुतब्बल तो बना चुके हैं, मुतब्बल बना चुके हैं ना, मतलब बना रहे हैं, बट ये बहुत मजे का है, इट्स डिलीशियस है ना, और बहुत हेल्दी भी है, तो इसलिए असफर आज एंजॉय करें क्योंकि ये हेल्दी है। हाँ, इट्स हेल्दी है ना। अच्छा जी, अच्छा शमुनीसा, लग नहीं रहा कि कोई सब्जी खा रहे हैं। बिल्कुल, और आप इस तरह की चीज़ें रूटीन में लाइए, बच्चों को खिलाइए, सिर्फ गोश्त चिकन से थोड़ा सा हटिए और ऐसी चीज़ें भी इंजॉय करें ना, है ना। अच्छा जी, बाबा गनोश की तरफ आ जाते हैं। हमने उसी तरीके से बैंगन को रोस्ट करा, उसका अंदर से पल्प निकाल लिया, उसको चॉप कर लिया। इसके अंदर भी भर के जो है मैं जो है वो गार्लिक फाइन चॉप्ड गार्लिक ऐड करूँगी। साथ इसमें जा रही है थोड़ी सी प्याज। अच्छा, प्याज को थोड़ा सा कम ही रखिएगा, फाइन चॉप डाल रही हूँ क्योंकि प्याज का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा कम रखिएगा। अच्छा, टमाटर जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इसमें तमाम वेजीज जा रही हैं, आप देखिए, और ये भी बड़े मज़े का लगता है। टमाटर फाइन चॉप मैंने ले लिया तकरीबन 1, वो शामिल करूँगी इसके अंदर, और हरी मिर्चें शामिल करेंगे हम इसके अंदर। थोड़ी कम कर देते हैं वरना बहुत स्पाइसी हो जाएगा। हाँ, तेज़ मिर्ची हो जाएंगी। हाँ, अच्छा। क्या कहा उन्होंने? मैं कम खाता हूँ ना, इसलिए कम अच्छा। और इसके अंदर लेमन जूस जा रहा है अराउंड 1 टेबल स्पून। ठीक है, शमुनीसा, एक लेमन सिरप आता है, वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। बट आई थिंक लेमन जूस ज़्यादा लेमन बेहतर है। पाउडर भी आता है, पता है, वो भी बहुत मज़े का होता है। कभी आपने ट्राई करा है? वैसे आप एक बड़ी खुशखबरी की बात बताऊं, मैंने अपने घर में ना लीमू का पौधा लगाया था, दरख्त नहीं पौधा लगाया था। अच्छा। तो दरख्त बनेगा ना, ओके, तो वो अब जाके उसमें फल आना शुरू हुआ, अरे वाह, तकरीबन 1.5 साल बाद। अच्छा इतना टाइम लगता है उसको? लीमू जो है ना, लीमू का जो पेड़ है वो ट्रस्ट करता है पहले उस जगह को, हाँ, फिर वो फ्रूट देना शुरू होता है। वाह भाई, तो वो 1.5 साल हो गया, तो अब उसके अंदर अच्छे येलो कलर के लीमू आने शुरू। मैं कल वीडियो ला के, छोटे होंगे या बड़े हो गए? नहीं
बड़े हैं फुल साइज के, वेरी गुड कल आपको लाके दिखाऊंगा। है। चलो डन हो गया। कल कितने ला रहे लीमू? लीमू लाऊं या वो वीडियो बना के लीमू लाए ना, लीमू लेके वीडियो में क्या आऊंगा, करेंगे? प्रॉमिस का लीमू लेके आऊंगा। चलो डन हो गया। वो भी लाऊंगा, फिर मेरे पास घर में ना वो भी नारंगी भी लगी हुई है, वाह भाई, नारंगी है छोटी वाली ना, वो भी मैं लेके आऊंगा। वेरी गुड। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर जो है शिमला मिर्च शामिल करी, थोड़ी सी वो भी मॉडरेशन से डालेंगे। आधी शिमला मिर्च ले लीजिए। नमक हस्ब जायका शामिल करा। काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। और मैं आपको बताऊँ मज़े का एक इंग्रेडिएंट जो है ताहीनी पेस्ट, तो मैंने इसके अंदर ऐड ही नहीं करा था, जब मैं वही कह रहा हूँ है ना, कुछ कमी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसके अंदर जो है वो ताहीनी पेस्ट भी ऐड करूँगी। और अच्छा, ताहीनी पेस्ट जो है यूजुअली बहुत इजीली नहीं मिल रहा होता, तो आपने इसको बनाना कैसे, ये मैंने यहीं पे बनाया है। ठीक है। ठीक है, आपने क्या करना है कि तिल ले लीजिए, उसको आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट जब आप कर लेंगे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। बहुत स्लो फ्लेम पे आपने उसको रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे नहीं। और उसके बाद आप जूसर के अंदर उसको डालेंगे। जब आप ब्लेंड करते रहेंगे ना उसको, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑयल रिलीज़ करेगा और एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये आ गया। ठीक है, अच्छा, इसको हम इसके अंदर अराउंड 2 टेबलस्पून जो है ये ताहीनी पेस्ट शामिल करें। इसका अपना फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ठीक है, अच्छा, आप देखिए बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में है। ये तिल थे पहले, तिल थे पहले, बिल्कुल। तो ये इसके अंदर जो है मैं अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने मुतब्बल में ऐड करा है, और जो है इसमें 2 टेबलस्पून मैंने बाबा गनोश में ऐड करा है। ये समझे इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर जो है इसका फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। ओके, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया था कि पीटा ब्रेड को जो है ना मैंने फ्राई कर लिया था ट्रायंगल्स में कट करके। उसको अब हम प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, अब असफर आपको फ्लेवर सही आएगा इसका जी। ठीक है, अब हम प्लेटिंग भी कर देते हैं। और असफर यहाँ पान मसाला खा रहे हैं। नहीं, पान मसाला मैं ट्राई कर चुका। कर चुके हैं आप? जी। अच्छा जी। मैं इसको जो है असेंबलिंग करूँगी, थोड़ी सी प्लेटिंग अच्छी सी करेंगे। और शमुलिया, ये आपने सिर्फ प्लेन फ्राई किए हैं? सिंपल इसको कट करा पीटा ब्रेड को, और मैंने इसको फ्राई कर लिया। कुछ मैंने पीटा ब्रेड ऐसे ही ले लिया, ठीक है, और कुछ जो है हमने फ्राई करके ले लिया। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। एक क्योंकि आजकल इस तरह के बोर्ड्स जो है वो बड़े चले हुए हैं, आपने देखा है, आज आप जाते हैं चीज़ प्लेटर, चीज़ प्लेटर या इस तरह का जो है वो प्लेटर्स बड़े मार्केट में इन हुए हैं। और बड़ा अच्छा एक यूनिक सा आइडिया मुझे लगा है ये वाला प्लेटर वाला, कि आप अच्छा पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। मैंने बड़ा देखा है आजकल बारबेक्यू प्लेटर निकला हुआ है, अरबिक प्लेटर निकला हुआ है, तो बड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी होता है और जो है मज़े का भी लग रहा होता है, और आप एक साथ जो है इतनी सारी चीज़ें इंजॉय भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये एक प्याले में तो हम ये ऐड कर रहे हैं हमारा मुतब्बल। ठीक है, इसको आप बना के फ्रिज में रख दें, 1 हफ़्ता ये कहीं नहीं जाता, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये आ गया बाबा गनोश। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे हम। ठीक है, इसमें रख लेना शमुलिया, गाजर ऊपर डाल देना। इसमें रख देती हूँ। हाँ, ठीक है, गाजर जो है यहाँ पे रख देते हैं। ओके ओके, ठीक है, ये इसमें ऐड कर रहे हैं हम। और अभी आपने इसकी भी टेस्ट टेस्टिंग करके बताना है हमारे व्यूअर्स को। ठीक है, सारे जो है ये टेस्टिंग वेस्टिंग करके मैं अपना पेट पकड़ के बैठ जाऊँ। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं हम, और इस पे जो है हम गार्निश करेंगे चिली फ्लेक्स से इसको। ये मैंने ट्राई नहीं किया था, नहीं करा था? मुतब्बल नहीं किया था। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा ये चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर हम। ये बिल्कुल ब्लैंक फ्लेवर है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं है इसमें। शमुलिया, वहाँ पे भी क्या चिली फ्लेवर ऐड होता है? सुमक करते हैं, करते हैं। अरब कंट्रीज़ में सुमक एक इंग्रेडिएंट होता है उनका, वो गार्निशिंग में ऐड करते हैं, या चिली पाउडर भी कर देते हैं थोड़ा सा गार्निशिंग में। ये नहीं होता कि अंदर फ्लेवर ऐड करें, लेकिन वो होता है ना टॉप पे एक अच्छा सा रेड सा कलर आ रहा होता है, या चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, चिली पाउडर ऐड कर दिए, तो इस तरह की चीज़ें वो जो है ऐड कर देते हैं, या सुमक पाउडर ऐड कर दिया, तो वो इस तरह होता है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? बेहतरीन, ज़बरदस्त। मुझे ये मुतब्बल तो बहुत ही मज़े का बना है, और मेरे ख्याल से जितनी भी ये वेजिटेबल से चीज़ें बनती है ना मिडल ईस्ट में, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है गोश्त के स्पाइसेस में वो लोग वेजिटेबल डाल देते हैं। बिल्कुल, वो डाल देते हैं। और अच्छा, उनके बड़े माइल्ड से फ्लेवर्स होते हैं, हमारी तरह स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं होता है, लेकिन उनकी अपनी माइल्ड फ्लेवर में जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना उस रेसिपी में इंग्रेडिएंट का वो उसका निकल के आता है। इसी तरह टर्किश रेसिपीज़ जो होती हैं
उसके अंदर भी वो एक्चुअल फ्लेवर्स इंजॉय करते हैं, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड नहीं करते। आपने देखा है वो हर उसमें उनके पार्ट में फ़ैट ज़रूर ऐड होता है, वो ऑयल और इन चीज़ों को वो करते हैं। और दूसरा जो है वो स्पाइसेस की जगह जैसे शिमला मिर्च उसी के अंदर कबाब के अंदर ऐड कर दी उसमें ब्लेंड करने में इस तरह, तो वो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स के फ्लेवर इंजॉय करते हैं। शबनीज़ा एक बात बताएं, पनीर टिक्का कब बनाना सिखा रहे हैं? पनीर टिक्का बहुत अच्छी रेसिपी है, आपने बहुत अच्छा बोला है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे, इसको कब? लाइन अप कर देते हैं जब आप इसी हफ्ते डन हो गया। डन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारी ख़वातीन PCOS के प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं, एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिसऑर्डर होता है, और आज इस बारे में हमसे बात करेंगी आप सबकी फेवरेट हिनानीस। अस्सलामुअलैकुम हिना, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। हिना, PCO एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है जो कि Obviously। ख़वातीन की ज़िंदगी को जी। बहुत मुतासर करती है, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? इतना मुतासर करती है कि यहाँ पे मोस्टली ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि वो अंडर डायग्नोज हैं। इस वक्त उन्हें पता ही नहीं है कि वो सफ़र कर रही हैं PCOS नाम की एक ऐसी कंडीशन है जो इस वक्त उनमें मौजूद है। इनफैक्ट और बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जो कि PCOS को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी में डायग्नोज होने से, या तो डायग्नोज हो गई है या नहीं हुई है, इस वक्त अंडर डायग्नोज है। इसके साथ साथ थायराइड के भी होने से लोगों में PCOS होने के बहुत सारे खदशात बढ़ जाते हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं। अक्सर PCOS के टेस्ट करवाने के बाद भी PCOS डायग्नोज नहीं हो रहे होते, तो उसे हम प्री डायग्नोसिस कहते हैं, अंडर डायग्नोसिस कहते हैं। लेकिन आज मैं ऐसी रेमेडीज़ लाई हूँ जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि ऐसे PCOS के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि PCOS डायग्नोज हो जाएं और मल्टीपल हमारे बॉडी में सिस्ट हों जब भी हम उसको कहते हैं कि ये पेशेंट PCOS का है। नहीं, इसकी बहुत सारी ऐसी अलामात हैं कि जिसमें हम कह देते हैं कि नहीं, इसको 2 से ज़्यादा अलामात हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में फॉल कर रही है और अब हमें इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एग्रेसिव हार्मोनल रिप्लेसमेंट के इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं, हम ऐसे इसको नहीं करते हैं। हम बिल्कुल हमारे ऑल्टरनेट थेरेपीज़ में, हमारे आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स शामिल हैं, एक्सरसाइजेस शामिल हैं, योगा आसन्स शामिल हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस शामिल हैं, डाइटरी चेंजेस शामिल हैं। सबसे बड़ा यहाँ रोल तो डाइट मॉडिफिकेशन आ जाती है कि आप अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को चेंज कर दें और न्यूट्रिएंट को बैलेंस कर दें, बॉडी में स्ट्रेस को रिलीव कर दें, और आप बहुत आसानी से इस PCOS से 3 से 6 महीने में रिलीफ पा सकते हैं। मुझे बताइए है ना कि PCO होने की वजह स्ट्रेस भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे टीन एज से ही बच्चियों में PCOS होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी सबसे पहली और बड़ी वजह उनका जंक फूड, उनका लाइफस्टाइल और थर्ड स्ट्रेस है। ये तीनों वजहें हैं, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है। 80% यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि PCOS शादी के बाद होने वाली कोई ऐसी बीमारी है या वो 2-3 बच्चों के बाद औरतों को हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर करती चलूँ कि ये टीन एज से ही बच्चियों को होना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ ख्याल रखें अपनी बच्चियों का कि वो जब वो ऐसी कंप्लेंट्स कर रही हैं कि उनके लोअर एब्डामन में बहुत पेन हो रहा है, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, एवरी मंथ जो उनको पीरियड्स आते हैं उसमें इरेगुलरिटी हो रही है, वज़न का अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, चेहरे पे बाल आ जाना, और उनका मूड बहुत ज़्यादा हर महीने ख़राब रहना, बालों का गिरना, थिनिंग होना, मुंह पे पोर्स का आ जाना, और भूख का या तो बहुत ज़्यादा लगना या बिल्कुल ना लगना, आवाज़ का भारीपन आ जाना। तो ये बहुत सारी अलामात हैं। अगर ये आपकी बच्चियों में हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम उनको फ़िज़िकल एग्जामिन भी करते हैं और लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी करते हैं। यूजुअली है ना किस एज में होता है PCOS? मैंने कहा टीन एज से स्टार्ट हो जाता है। है। टीन एज से आप में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और हम कंटिन्यू इग्नोर कर क्या रहे लेटर होते एज में भी हो सकता हैं। है? लेटर एज में भी हो सकता है। इट कैन हैपन इन एनी एज, फ्रॉम योर टीन एज टू एनी एज, टू मिडिल एज, टू मिडिल एज, एनी एज में आपको हो जाता है। तो आज जब आपको रेमेडी देखना- बता रही है, ये रेमेडी बहुत इजी है। ये रेमेडी हर कोई कर सकता है।
उसको पीसीओस है या सिम्टम्स हैं, या अगर रिपोर्ट्स में आ गया है कि पीसीओ है तो बिल्कुल कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 1 है सीड साइकिलिंग। ये बहुत सेफ़ है। सबसे पहले तो हम पीसीओस के पेशेंट्स की डाइट चेंज कर देते हैं। डाइट चेंज करने में सबसे बड़ा जो मैं कहती हूँ ना कि 2 चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दें, वो है रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर। कितनी अच्छी बात। ये वाइट जो चीज़ है ना, इसको निकाल दें, क्योंकि पीसीओस के जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें उनका ग्लाइसेमिक जो बॉडी में जो भी वो चीज़ें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देती हैं, ग्लूकोज लेवल को एकदम शूट करती हैं, स्पाइक करती हैं, वो चीज़ें उनको निकालनी पड़ेंगी अपनी बॉडी से, क्योंकि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में आ रही होती है, उससे ओबेसिटी हो रही होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले निकाल दें। दूसरी चीज़ निकालने हैं विजिबल फैट्स, आर्टिफिशियल फैट्स, नेचुरल फैट्स की तरफ इन्हें जाना है। तो क्योंकि आर्टिफिशियल फैट्स उन्हें डिप्रेशन बहुत देंगे, उनको ब्लड प्रेशर उनका इंक्रीज़ करेंगे, और जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनके डायबिटीज़ की तरफ उन्हें ले जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें निकालेंगी तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से बच जाएंगी, ज़बरदस्त। ओबेसिटी कम हो जाएगी। ख़वातीन और हिना अनीस हमारे साथ हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हिना अनीस हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस पे। क्या रेमेडी है? अच्छा, रेमेडी तो मेरे पास 2 हैं। पहले एक टी है, वो मैं बनाने रेसिपी बताती हूँ ताकि वो उबलती रहे, फिर मैं सीड्स के बारे में बताऊँगी आपको ग्रेजुअली। ठीक है। अच्छा, टी में मेरे पास बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आप देखें, ये है मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना 1 टीस्पून ले लेंगे। लेमन ग्रास है, ये 1 टीस्पून ले लेंगे, या आप इस तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं कि आपकी ये जो इस तरीके से चुटकी कहते हैं, मुट्ठी तो नहीं कहते, 1 टेबल स्पून, राइट, 1 टेबल स्पून इसको ले लेंगे। अच्छा, अजवाइन ले लेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन ले लेंगे। 1 दालचीनी की बड़ी स्टिक ले लेंगे, राइट। उनाब ले लेंगे, उनाब मिलते हैं, उनाब मिलता है मार्केट में, बहुत आसानी से मिलता है। ये देखिए, ये 2 ले लेंगे। इन तमाम चीज़ों को 1 ग्लास पानी में डालेंगे और बॉईल करेंगे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। 1 टीस्पून हो गया ये थोड़ा सा पिसावा था मेरे पास तो मैं वो ले आई। ये देखिए, ये इस तरह 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट ले लिया। ये लेमन ग्रास है, ये ग्रीन टी नहीं है। ये अजवाइन ले ली तकरीबन हाफ़ टीस्पून। ये एक दालचीनी की एक बड़ी स्टिक है, ये पूरी ले ली। अब इसको हमने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। 3 to 4 मिनट्स के लिए ये बॉईल होगा। इसको बॉईल करने के बाद इसको छान के, इसकी चाय आपने दिन में 2 दफ़ा पीनी है। 1 दफ़ा सुबह आप निहार मुँह पिएंगे और 1 दफ़ा शाम में मगरिब के वक्त पिएंगे, यानी जब आपने डिनर नहीं किया हुआ होगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में इंसुलिन, यानी आपका जो ग्लूकोज लेवल बार बार जो शूट करता है, स्पाइक करता है, वो भी कम होगा और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो मैंने उनाब बताया ना अभी आपको, उनाब के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं, एंटी कैंसर इस जड़ी बूटी को कहा जाता है। ये बेरी की फैमिली होती है। तो आपकी जो बॉडी में ऑब्वियसली सिस्ट बन रही होती है ना, तो अल्लाह ना करे वो सिस्ट जाके किसी और कैंसर का या किसी और चीज़ का रुख इख्तियार करे, तो इससे पहले कि वो उन सिस्ट को कम करने में ये उनाब मदद करता है। इसके साथ साथ क्योंकि सिनेमन इसमें मौजूद है, सिनेमन आपके ग्लूकोज लेवल को नीचे करती है। लेमन ग्रास है, आपकी क्रेविंग को ख़त्म करता है। इसके साथ साथ जो मेथी दाना है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो ग्लूकोज को आपकी एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है। और अजवाइन है, तो अजवाइन जितनी भी पेट पे जमा हुई हुई चर्बी होती है, तो उसके फ़ैट मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट हैं कि वो आपके फ़ैट को एनर्जी में ट्रांसफ़र करेंगे, आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी सिस्ट बन चुकी हैं उनको हील करेंगे, उनको इंटरनली खुद हील करेंगे, ठीक होंगे और आपको डिटॉक्स करेंगे।
आपको बहुत ये टी बहुत हेल्पफुल है और इट्स प्रूवन। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये टी मेरे पास पूरी पैकेट्स में मौजूद होती है और मैं कहती हूँ 2 दफ़ा आपने दिन में पीनी है एंड हेयर यू गो। अच्छा, बनी हुई मौजूद? बनी हुई यानी इसकी तमाम चीज़ें बनी हुई होती हैं और इसके साथ साथ डाइट प्लान होता है, इसके साथ साथ ये चीज़ें होती हैं। और येस, अगर मेरे किसी भी पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं कि हम हमारे पेशेंट को एक कहते हैं ना कि कस्टमाइज डील कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैब रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, उनकी मेंटल, फिज़िकल, बहुत सारी हर किसी की कंडीशन पीसीओएस में वेरी कर रही होती हैं। एक जैसी कंडीशन सबकी नहीं होती हैं, सिम्टम्स भी वेरी कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये टी भी बनी हुई पड़ी है। आपको अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ से मार्केट से लेने में प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर टीवी पे अवेलेबल हैं, आपके शोज़ पर मेरा कांटेक्ट अवेलेबल है, तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें और एक दफ़ा क्लिनिक में चेकअप ज़रूर करवा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, दूसरी रेमेडी की तरफ आते हैं। ये बहुत इसका भी अपना एक साइंटिफिक रोल है और ये आपकी बॉडी को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करेगी, इसके साथ एक हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करेगी और आपकी बॉडी की जो साइकिल होती है जो कि डिस्टर्ब हो जाती है उसको बैलेंस करेगी। इसको लेने के लिए एक बड़ी साइंटिफिक लॉजिक है। इसके 2 फेजेस हैं। देखिए, ये 4 सीड्स हैं, वैसे तो बड़ी कॉमनली अवेलेबल हैं। आजकल मार्केट में एक नोम एक फ़ैशन बन गया है, हर कोई कहता है कि पीसीओएस के लिए सीड साइकिलिंग कर लें, लेकिन इसके पीछे भी तो एक लॉजिक है, साइंस है। किसी को कॉपी करके अगर मैं सीड साइकिल कर लूँगी तो हो सकता है मुझ पे ये इफ़ेक्टिव ना हो, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंसल्टेशन के बाद जो चीज़ होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अब मैं इसकी चीज़ आपको बताती हूँ कि जो पीसीओएस के होते हैं पेशेंट की साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। फेज़ नंबर 1 होता है फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ में आपकी बॉडी को एस्ट्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें वो बनता है, ये होती हैं फ्लैक्स सीड्स और ये हैं पम्पकिन सीड्स। इन दोनों को आपको ग्राइंड करना होगा और 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स और 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड लेनी है। जब आपको पीरियड्स का फर्स्ट डे हो उस दिन से लेके 14th डे तक ये होता है फॉलिक्यूलर फेज़। इसमें इन दोनों को 1 टेबल स्पून इसका फ्लैक्स सीड्स का, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स का, दोनों को ग्राइंड करेंगे। दोनों को मिला के आप किसी भी स्मूदी में ले लें या आप अपने ब्रेकफास्ट सीरियल में ले लें, दही में। अच्छा, अब ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होता है मिसकॉन्सेप्शन। दही में नहीं लेना, मिल्क प्रोडक्ट में नहीं लेना। मैंने कहा ना, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत फैशन बनाया हुआ है, बट जो एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन है वो आपकी छोटी छोटी गलतियां निकाल के बता देगा कि किसको किस तरीके से लेना है। इसीलिए तो चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होती, हम गलत कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो दही में नहीं लेना। अब हो सकता है कि एक ने दही में ले लिया, उसको इफ़ेक्टिव हो गई, दूसरी को दही बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। तो हम बताएंगे करेक्ट वे कि कैसे लेनी है। अच्छा, पहले तो फॉलिक्यूलर फेज़ पे 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स ली, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड ली, सुबह में ये ले लिया, ग्राइंड करके लिया, वाटर में ले लिया, गर्म पानी में ले लिया या किसी भी ओट्स के प्लेन बने हुए पॉरेज में ले लिया। ये मैंने आपको बताया, इसका एक सादा सा हल, ओट्स का बना हुआ प्लेन पॉरेज पानी वाला सबको सूटेबल है। इट्स यूनिवर्सल, ये सबको चल जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ रात में आपको फर्स्ट फेज़ में लेना है फ़िश ऑयल। फर्स्ट 15 दिन तक फ़िश ऑयल का एक सप्लीमेंट लेना है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सेकंड फेज़ जो है इसका ल्यूटल फेज़, उसमें आपको ये दोनों सीड्स लेनी हैं, 1 टेबल स्पून सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल और 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। ये सेकंड फेज़ में लेने हैं, ल्यूटल फेज़ इसको कहते हैं। इसके साथ साथ रात में लेना है इवनिंग प्राइमरोज़ ऑयल का एक कैप्सूल, ठीक है। इसको भी आप ग्राइंड करके, वैसे तो ये चबाई जा सकती है लेकिन इसको भी आप ग्राइंड करके यही सुबह नाश्ते में आप ओट्स के दलिए में मिला के इसको खा लेंगी तो आपका नाश्ता भी हो जाएगा, आपका पेट भी भर जाएगा। ओट्स के दलिए में मिला के खाएंगी या दूसरी एडवाइजेस अब कस्टमाइज्ड हम करेंगे कि आया हमको आपको वीगन डाइट पे लेके जाना है, आया हमको आपको एज़ पर योर बॉडी हमको आपको हाई प्रोटीन डाइट पे लेके जाना है। इट ऑल डिपेंड्स कि
आप पर क्या सूट करता है। मैं डिफरेंट हूँ, असफर आप डिफरेंट हैं, मेरी जो दूसरा पेशेंट होगा वो डिफरेंट होगा, बट ओट्स सबके लिए एक हैं इस वक्त, तो हर कोई इसको ओट्स में ले सकता है। ऑल राइट। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई हमारी कि हमने सीड्स कैसे लेनी है। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसके आप, साथ साथ चाय भी बन गई है। हाँ, जी जी प्लीज कहिए। प्लीज प्लीज चाय निकाल। और उसके साथ साथ जो लोग अपनी प्रॉब्लम है जो कि ऑन एयर डिस्कस नहीं करना चाहते वो हिना के क्लिनिक जा सकते हैं। और हिना से हिना की जो कांटेक्ट है वो हमारी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। आप हिना से रब्ता भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और हिना इनको किस किस फ्रीक्वेंसी में लेना है पूरे दिन में? देखें, ये एक, अब मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, ये पूरे मंथ की, ये जो सीड्स हैं 4 सीड्स हैं, ये 1 मंथ की साइकिल हो गई। अच्छा, ये रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं दे देती हैं क्योंकि ये आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स तक कंटिन्यूटी जब में ये routine बन लेनी जाएगा। रूटीन। ये बिल्कुल 15 डेज में आपका साइकिल चेंज हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट 15 डेज फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स इन द मॉर्निंग, सुबह में पहले 15 दिन कौन से होंगे? आपके पीरियड्स का पहला दिन, इट्स योर 15 डेज। हर औरत का अलग होगा पहले 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज हर वुमेन का अलग होगा। तो पहले 15 दिन होंगे 1 चमचा 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स, फर्स्ट 15 डेज विद रात के वक्त फिश ऑयल 1, ठीक है। सेकेंड 15 डेज 1 टेबल स्पून सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज, रात के वक्त इवनिंग प्राइम रोज ऑयल 1 सप्लीमेंट। ये हो गए दूसरे 15 दिन, टोटल 1 मंथ हो गया। अब ये 3 मंथ तक लेनी है, 3 मंथ का एक साइकिल है। ये चाय दिन में 2 दफ़ा, राइट, ये 3 महीने तक लेनी है। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लिनिक ज़रूर आएँ और पीसीओएस को ऐसे ही हल्का मत लें। इट्स नॉट अ गेम, इग्नोर मत करें। आपके बॉडी के हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब होंगे तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, लिटरली। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके घर में छोटी बच्ची हैं वो ये ना कि अरे मैं भी बड़े होते हुए ऐसी थी, इसी तरह का मेरा भी वेट था। अगर आप अपनी बेटी में ये चेंजेस देख रही हैं, उनकी सेहत सही नहीं है, प्लीज़ इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर। हिना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपकी ज़हनी और दिमागी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम हमेशा द मॉर्निंग स्टार पे फोकस करते हैं कि आप लोग भी अपनी सेहत और हम लोग द मॉर्निंग स्टार पे हमेशा फोकस करते हैं कि आप लोग हमेशा अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को, दोनों को इतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात है ख़वातीन और हज़रात, आप लोग कभी कभी ज़हनी मसाइल से, एक इंतशार से गुजर रहे होते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें, और फिर दोस्तों से, घर वालों से, बड़ों से बातें करके तस्कीन हासिल करते हैं। लेकिन जो सही डॉक्टर है जो कि इस चीज़ का इलाज कर सकता है, आपके इंतशार का, आपकी एंजाइटीज़ का, आपके डिप्रेशंस का, उसके पास जाते हुए हम लोग क्यों घबराते हैं, क्यों कतराते हैं, इसकी क्या वजह है? आज हमारे साथ हैं तैयबा इमरान जो कि बड़ी ज़बरदस्त हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट है। अब वो हमसे आज बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसे हैं आप? तैयबा, मुझे बताइए क्यों लोगों में एक कॉम्प्लेक्स है एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने का? आई थिंक कॉम्प्लेक्स शुरू होता है जो वर्ड नफ्सियात आ जाता है ना जहाँ पर, क्योंकि शुरू से लेके अब तक उसको लेके जो तासुब है, जो स्टिग्मा पाया जाता है, उसकी वजह से लोगों, जब भी उनको कहा जाए कि आप जहनी मसाइल से गुजर रहे हैं और किसी माहिर नफ्सियात से आप रब्ता करें, तब उनको जो है यही होता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे लोग हमें कहेंगे कि नफ्सियाती हो गया है, पागल हो गया है, इस तरह के अलकाबात मिल जाएंगे। तो ये भी एक वजह है कि लोग जो हैं घबराते हैं वहाँ जाने से। लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करके हमें माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो है नफ्सियात का एक शोबा जो है उसको किसी भी किस्म की लाइसेंसिंग और उसकी रेगुलेशन अभी तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये समझना या ये जानना कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट ऑथेंटिक है, क्वालिफाइड है और ट्रेंड है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी एक वजह है कि लोग जब किसी भी ना तजुर्बेकार साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और ज़ाहिर नुकसान उठाते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो है भरोसा भी उठ जाता है इस शोबे से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हों या इवन साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हों,
तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्या वो साइकोलॉजी, सबसे पहले तो ये कि वो क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, ट्रेंड हैं या नहीं हैं, और अगर ट्रेंड हैं तो किस में ट्रेंड है, उनकी ट्रेनिंग हुई भी है। हमारे यहाँ अक्सर जो है 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स करने के बाद लोग जो हैं अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं या काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जबकि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग हमेशा जो है मास्टर्स लेवल पे की जाती है, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ हो, उनकी ट्रेनिंग हो, तजुर्बा हो, अंडर सुपरविजन उन्होंने काम किया हुआ हो, और उसके बाद फिर वो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे एक बात बताएं कि माहिर नफ्सियात के पास जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, अब पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब हम माहिर नफ्सियात की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की, तो उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक साइकेट्रिस्ट आते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं। साइकेट्रिस्ट वो हैं जो कि दवाओं से, मेडिसिन के ज़रिए इलाज कर रहे होते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी बातचीत से या गुफ्तगू के ज़रिए इलाज कहा जाता है, साइकोथेरेपी के ज़रिए। तो उसमें ये चीज़ समझना कि सबसे पहले तो ये कि हमें मसला क्या हो रहा है, कि दवाओं की ज़रूरत है या नहीं है। दवाओं की अगर ज़रूरत होती है तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाए, और अगर लगता है कि नहीं दवाओं की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं, या सिर्फ अगर आप असेसमेंट भी करवाना चाह रहे हैं कि कहीं हमें वाकई तो दवाओं की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके भी असेसमेंट करवा सकते हैं। तो अगर कोई कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट है तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से। अच्छा, माहिर नफ्सियात की रेगुलेशन करना अहम क्यों है? देखें, रेगुलेशंस का मतलब ये होता है, उसका मकसद ये होता है कि कुछ कवानीन और उसूल बनाए जाएं जिसके तहत उस शोबे में काम करने वाले लोग उसके पाबंद हों, उनको फॉलो करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नफ्सियात में रेगुलेशन तो दूर की बात है, अभी तक नफ्सियात को एक शोबे की हैसियत भी हासिल नहीं हुई है, और यही वजह है कि ना तजुर्बेकार जो लोग हैं वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी बैठ जाता कोई है भी कि हम बैठ माहिर जाता है, नफ्सियात। बिल्कुल। वो अपने आप को कोई छोटे मोटे कोर्सेज करके, या इवन सिर्फ ये कह लें कि इंटरनेट से कुछ चीज़ें देखकर मोटिवेशनल, वो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और जबकि वो क्योंकि पूछगछ तो कोई है नहीं, बिल्कुल वैसे कोई है नहीं पूछगछ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है कि आया ये वाकई साइकोलॉजिस्ट हैं भी या नहीं, ये ट्रेंड है भी या नहीं। तो जाहिर है इसी वजह से रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक अच्छे माहिर नफ्सियात की एथिकल प्रैक्टिसेस से मरीज़ किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? और जब भी हम जैसे कि इसको कहते हैं कि गुफ्तगू से इलाज या बातचीत से इलाज, तो उसमें जो मरीज़ होते हैं उनको अपनी पूरी हिस्ट्री, अपनी जो है चीज़ें, अपनी निजी बातें, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं, और वो चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी होता है कि ओपन अप करना बहुत मुश्किल है तैयबा। आप बिल्कुल, एक, और वो भी किसी अजनबी के साथ, आप कैसे एकदम से, और यही मकसद होता है उस साइकोलॉजिस्ट का कि वो इतना भरोसा दिलाएं, इतना ट्रस्ट दिलाएं कि वो अपनी बातें शेयर कर सके, और फिर ये भरोसा दिलाना कि उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट भी रखा जाएगा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो सीक्रेट्स, अगर वो 4 लोगों में जाके बोल देंगे वो बातें, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती। तो इन चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत है कि कोई साइकोलॉजिस्ट जो एथिकल प्रैक्टिस करेगा वो कभी भी आपकी प्राइवेसी को और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, जब भी आपके पास कभी मरीज़ आते हैं, आप सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम उनमें क्या नोटिस करते हैं? देखिए, मरीज़ जब भी आते हैं, एक तो वो सबसे पहले जो भी आता है वो थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे होते हैं शेयर करने में चीज़ें, और अक्सर ये कन्फ्यूजन भी पाई जाती है कि आया हमें ज़रूरत है भी या नहीं किसी साइकोलॉजिस्ट की। तो सबसे पहले तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना, उनके मसाइल के ऊपर बात करना, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी के हर जो भी हम कहते हैं स्टेजेस पर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल सामने आते हैं। स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर को लेके, अपने एकेडमिक्स को लेके परेशान होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को लेके, फ्यूचर को लेके, इन सब चीज़ों को लेके परेशान होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आ रही होती हैं। कहीं कहीं जब वो सिवेरिटी की तरफ जाती हैं तो वो मेंटल इलनेस में तब्दील हो जाती हैं। तो और सबसे ज़्यादा कॉमन मेंटल इलनेस क्या होती है? ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी पाई जाती है। एंजाइटी बढ़ जाती है। और एंजाइटी को अगर कभी कोई कहता है कि यार मुझे एंजाइटी हो रही, तो लोग मजाक कहते हैं, अरे पागल हो क्या एंजाइटी। लोगों का एक जनरल रवैया यही होता है, क्या एंजाइटी क्या? मुझे एक बात बताएं, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये एंजाइटी है? देखिए, एंजाइटी को आमतौर पे जो अल्फाज में कहा जाता है घबराहट की बीमारी या घबराहट या बेचैनी के अल्फाज के इस्तेमाल करके लोग बता रहे होते हैं कि हमें बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। कहीं कहीं ये नॉर्मल भी होती है, जैसे अगर आपको किसी पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी है, कहीं 4 लोगों में खड़े होकर बात करनी है, तो वहाँ आप घबराहट का शिकार होंगे। या कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक ख्याल आता है, थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है कि मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, सही रास्ता होगा सफ़र या नहीं होगा। ठीक है, तो वो नॉर्मल, अनसीन का जो डर, बिल्कुल अनसीन का, एक अनसर्टेनिटी का डर कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस चीज़ का डर होता है। लेकिन अच्छा, सॉरी टू कट यू तैयबा, ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हम यहीं से बात अपनी जारी करेंगे, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक। लें आप खाएं जब तक वो नहीं आती।
अरे फिजा, इतने दिनों बाद कहाँ रह गई हो यार? अरे यार, लगता है फिजा ने नए दोस्त बना लिए। हमें तो लिफ्ट ही नहीं करवाती यार। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ हफ्तों से बहुत परेशान हूँ। कहीं आने जाने को दिल नहीं करता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। मुझे किसी ने कहा है कि अच्छे मायने नफ्सियात को दिखाओ। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा मशवरा है। कई दफ़ा हम अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करते, और मेरे हिसाब में तो ये अच्छा है कि तुम बड़े दिल खोल कर राजदारी से किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से मिलो। और मैंने ऐसे लोगों को कई दफ़ा ठीक होते हुए देखा है। अरे यार, ये सब बकवास है ऐसे तो ना बोलो फराज। यार। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। ये लोग भी बस यही चाहते हैं कि एक के बाद एक सेशन चलता रहे और इनके पैसे बनते रहे। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। हाँ, सही कह रही है। मेरे कज़न हमजा को भी डिप्रेशन था और वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया। उसने उसकी कोई 2 से 3 मिनट बात सुनी और उसके बाद 6-7 तरह की दवाएं लिख कर दी। हमजा ने 2-3 हफ्ते वो दवाएं खाई। उसके बाद उसकी तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर जब दोबारा डॉक्टर के पास वापस गए तो उसने उल्टा हमजा को डांटा कि भाई तुमने दवाएं सही से नहीं ली, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। और तो और डॉक्टर ने बिना इजाज़त के सारी की सारी बातें हमजा के वालिदैन को भी बता दी। यार, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। सुनो फिजा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे यार, तुम्हें क्या पता शिफा? मुझे तुमसे ज्यादा पता है फराज, क्योंकि मैं इन मसलों से गुजर चुकी हूँ। आई एम सॉरी शिफा, मुझे पता नहीं था इस बारे। इट्स ओके फराज। दरअसल कुछ टाइम पहले मैं घरेलू मसलों की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं। मुझे लोगों ने डराया भी कि किसी माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाना। फिर क्या किया तुमने? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कुछ दोस्तों से मशवरा भी किया, ऑनलाइन सर्च भी किया। फिर मेरे किसी अच्छे दोस्त ने एक माहिर नफ्सियात से मिलवाया। मैं उसके पास गई, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ है। मतलब किस तरह का फायदा हुआ? मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगी, अपने ख्यालात, अपने जज्बात सब कुछ सुनने लगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ढूंढना पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा कोई अच्छा माहिर नफ्सियात मिल जाए ना तो फ़र्क बहुत पड़ता है। मैं सर्च करूंगी। ठीक कह रही हो ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। माहिर नफ्सियात के पास जाने से पहले उनकी तशखीस करना जरूरी है। उनकी डिग्री चेक करें और आसपास लोगों से रेफरेंस लें। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो हमसे राब्ता करें। अजियत नहीं इलाज। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है हमारी साइकोलॉजिस्ट तैयबा इमरान। और अभी तैयबा से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि एंजाइटी को आइडेंटिफाई कैसे करें। उन्होंने कहा कि उर्दू में अल्फाज में घबराहट की बीमारियाँ, जिस तरह आप बता रही थी कि फियर ऑफ अनसीन होता है कि भाई फ्लाइट पता नहीं कैसी हो। प्लीज़ कंटिन्यू फ्रॉम दैट। बिल्कुल, फियर ऑफ अनसीन यानी फ्यूचर को लेके किसी भी किस्म के खदशात, ठीक है, वो उसमें ज़रूर शामिल होते हैं। तो अब वहाँ पे अगर वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, आपके रोज़मर्रा के काम मुतासिर होने लगे और आपकी जो है ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाए, तो वो फिर एक ऐसा मरहला होता है जहाँ पे फिर आपको इलाज करने की ज़रूरत है कि आप इलाज के लिए आप इस साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो उस चीज़ों में आपकी मदद कर सकें। बिल्कुल सही कह रही है। अभी जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल में एक अनसर्टनिटी है, आप मुल्क के हालात भी देख रही हैं, मईशत भी देख रही हैं, फ्यूचर को भी देख रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह कहा ही जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले से ही हम एक साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में रहें ताकि हमारा दिमाग उस तरफ जाए नहीं कि जहाँ ख़राब हो? हाँ बिल्कुल, देखिए ज़रूरत कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पड़ती है आपको कि आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से रब्ता करें। ठीक है, हम सब इंसान हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम सब मुश्किल का शिकार होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आप इतनी ज़्यादा आप उलझनों का शिकार हो चुके हैं कि आप खुद से चीज़ें नहीं सोच पा रहे, समझ पा रहे, तो वहाँ पर आपको मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। एंड डेफिनेटली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि आपको गाइड करें इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, फैसला आपका होता है लेकिन वो गाइड करते हैं, दैट्स इट। और वो गाइडेंस मेरे ख्याल से ज़रूरी होती है ताकि आपको पता चले कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या एक जहन खुलता है
ठीक है, वो उलझने सुलझती हैं। लेकिन तैयबा कभी कभी मैं वैसे सोचता हूँ, थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट से हटके सवाल है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, ठीक है, और जब वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं तो वो उन पर भी तो असर होता होगा। तो आप क्या करती हैं अगर आप पे कभी आप जब एवरी डे आप लोगों से डील कर रही हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा मसला? बिल्कुल जाहिर है, जब इतने मसले मसाइल सुनने जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं असर अपने ऊपर भी होता है। उसके लिए देखिए एक चीज़ तो होती है कि साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर अपने अर्ली ईयर्स में हमेशा अंडर सुपरविजन काम करते हैं, कि उनका भी एक सुपरवाइज़र होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर इन फ्यूचर कहीं ज़रूरत पड़े आपको तो खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी थेरेपी ले सकता है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ब्रेक लें, थेरेपी लें और ठीक हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। ख़वातीन और हज़रात, ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी एंजाइटी का या किसी भी मुश्किल का शिकार हो, अगर आप अपनी बॉडी में अपने ब्रेन में कोई भी चेंजेस महसूस कर रहे हो जो कि एबनॉर्मल हो, नॉर्मल नहीं हो, आपको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से कोई चीज़ रोक रही हो, दैट इज़ द टाइम टू टर्न टू अ डॉक्टर। और ज़रूर आप एक डॉक्टर के पास जाएँ। और कोई भी किसी किस्म का मेरे ख्याल से एक ज़हनी दबाव भी अगर आपकी तरफ आ रहा है कि यार तुम साइकेट्रिस्ट की तरफ जा रहे हो, तो उसको एक साइड पर रखें, आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी के पास ज़रूर जाए, क्योंकि इनके पास पावर होता है आपके ब्रेन को हील करने का, और पूरा बॉडी आपका ब्रेन ही चला रहा होता है। आपके ख्याल से एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है टू कीप योर ब्रेन हेल्दी? देखिए एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज और माइंड का दोनों का जो बॉडी और माइंड जो है वो दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से बॉडी के एक्टिव होने के साथ साथ आपका माइंड भी एक्टिव होता है। फिर ऑब्वियसली वो एक अगर हम देखते हैं हार्मोनल चेंजेस और केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं एक्सरसाइज करने से, तो ज़्यादातर जो आपके खुशी के हार्मोन्स हो गए, ठीक है, वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ें आपकी नींद को ठीक करेंगी, आपको खुश रखेंगी, आपको एक्टिव रखेंगी और आप अच्छा फील करेंगे। और फिर आप अपने आप को आप वक्त भी देंगे। और मैंने जिस तरह शो शुरू करते हुए आपसे कहा था कि डिसिप्लिन ज़िंदगी में ख़वातीन और हज़रात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएँ, हर चीज़ को टाइम करें और टाइम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया तैयबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आपको बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग साथ देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक ज़बरदस्त शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।